हेलो दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स इजी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के एक स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी चुकी होगी। ये कोई प्रॉब्लम एक थ्योरम के प्रूफ के से रिलेटेड है और ये जो थ्योरम होती है वो सेक्वेंस में काम आती है। सेक्वेंस जो सीरीज वाले चैप्टर होते हैं उनमें बहुत काम आती है, मैथमेटिक्स में बहुत काम आती है, फिजिक्स में और इसका यूज बहुत जगह पर होता है। इसके लिए सबसे पहले अपन दो चीज़ें समझते हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, ये दोनों डिफाइंड होते हैं जब अपने पास कोई दो नंबर्स हों। और वो दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। यानी जब हमारे पास कोई दो नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रफ पेज। अपने पास मान लीजिए दो नंबर्स है, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है कि अर्थमेटिक्स इन दोनों का सम करते हैं 4 + 6 और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उससे 2 से डिवाइड करते हैं, यानी उसका हाफ लेते हैं। जो अपन को फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। किनका? जो अपन को नंबर दिए गए थे, यानी पहला नंबर कौन था, 4 था, दूसरा नंबर कितना था, 6 था। तो जब दोनों नंबर का सम करेंगे और उसका हाफ लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम मैथमेटिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। आगे बढ़, यानी कि जब अपने पास दो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका योग का हाफ, उनके सम का हाफ क्या होता है, उन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट मिलेगा उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये बराबर होगा जीएम के, यानी जियोमेट्रिक मीन, जिस हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हैं। तो जियोमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई और उनका स्क्वायर रूट लेने से जो रिजल्ट मिलेगा उसे मैथमेटिक्स की भाषा में हम क्या बोलेंगे, जीएम, यानी जियोमेट्रिक मीन। और जब दोनों नंबर्स का सम करके उनका हाफ लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। लेकिन दोनों में ही क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। यदि मान लीजिए इनमें से कम एक नेगेटिव नंबर आ जाती है तो ये स्क्वायर रूट उनके लिए डिफाइंड नहीं होता, यानी जियोमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं होता। तो फर्स्टली जियोमेट्रिक मीन डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब दो चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है तो 4 6 हुआ। तो 4 6 था, उन दोनों का अपन को मल्टीप्लाई किया, उनका स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट से जो हमें रिजल्ट मिला उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड हम एक स्पेशल थ्योरम पढ़ चुके हैं, लेकिन उस स्पेशल थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि ऐसा होता भी है या नहीं होता, और हम उसे सिंपल वे में उस प्रूफ को, जो थ्योरम होती है उसे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये मोस्ट कॉमन एंड सो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम का स्टेटमेंट अपन यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, पेज पे आप देख सकते हो। और ये इसमें रिटर्न किया हुआ है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन देयर जियोमेट्रिक मीन। यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन आपस में किस रिलेशन से रिलेट करते हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है वो बता रखा। और वो रिलेशनशिप क्या है कि उनका अर्थमेटिक जो मीन है उनके जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य से कम नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। लेट अस अज्यूम इफ देर आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हो सकती है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपने 4 6 लिया, यहाँ पर हो सकता है 10 और 20 हो, एनी रियल नंबर हो सकती है। उनको आपने एज्यूम करके मान लिया कि फर्स्ट जो नंबर है वो x है, दूसरा नंबर y है। हो सकता है y x के बराबर भी हो सकता है, s के डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए अपन को डिफरेंट लेकर के चले, जनरल केस x एंड y। देन अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, जैसा कि अभी हमने देखा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, am इज इक्वल टू कैसे होगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। ये जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। सेम लाइक जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई दोनों का और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, और ये क्या हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं, जियोमेट्रिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिखते हैं।
तो ये तो था अपना अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक मीन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, यानी इट मस्ट बी सीन हियर दैट कि ए एम ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन जी एम। यहाँ पर ए एम की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स प्लस डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। हम इस थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक आसान सा मेथड यूज करेंगे और उस आसान से मेथड में हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। बेसिकली ज्योमेट्री से अपन कॉन्सेप्ट डेराइव करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। वो कॉन्सेप्ट एक सर्किल से रिलेटेड है। थोड़ा सा आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर आपको एक सर्किल दिया गया है, उस सर्किल का सेंटर ओ है तथा डायामीटर क्या है ए बी। ओ से एक इस सर्किल की रेडियस है, उस रेडियस को अपन ने क्या एज्यूम किया है, आर एज्यूम किया है। यहाँ पर 3 रेडियस दिख रही हैं आपको, एक ओ ए, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी। लेट अस एज्यूम यहाँ पर जहाँ से पी क्यू ए पी आर जो है ये डायमीटर ए बी के परपेंडिकुलर एक कोड है। कोड किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी सर्किल है उस पर स्थित किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने पर जो अपन को लाइन ऑफ सेगमेंट प्राप्त होता है, यानी सेगमेंट ऑफ जो लाइन मिलेगा उसे हम उस सर्किल की कोड कहते हैं। ये में भी हो सकता है इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, ये भी एक कोड हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी एक कोड हो सकती है, लेकिन अपन को परपेंडिकुलर लेकर के चलती हैं। इसका रीज़न में हम बताएंगे बाद में। तो ए क्यू वाला जो पार्ट है जहाँ से ये कोड इस डायमीटर को कट करती है उस पॉइंट का अपने क्यू नाम दिया है। तो ये जो सेगमेंट है डायमीटर का उसे हमने एक्स एज्यूम किया है और जो क्यूबिक सेगमेंट है उसे हमने वाई एज्यूम किया है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसे यदि आगे बढ़ा दें, ये आगे तक इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, ये पूरा भी इस सर्किल का डायमीटर होगा। हम ये इस सर्किल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस डायमीटर के अलावा इधर वाले जितनी भी कोड होंगी और इधर वाले जितनी भी कोड होंगी वो डायमीटर से छोटी होंगी। डायमीटर में क्या होगी, लेंथ में क्या होंगी, स्मॉल होंगी। और वो कोड डायमीटर के इक्वल कब हो सकती हैं, जब ये पूरा इसके कोइंसाइड करेंगे, यानी ये ज्योमेट्री इसके कोइंसाइड करेगा। इससे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली यदि हम इक्वेशन लिखते हैं सर्किल की तो इसमें y की वैल्यू इधर भी डिक्रीजिंग हो रही है और इधर भी डिक्रीजिंग हो रही है। तो ये कोड जो होता है वो डायमीटर से क्या होगी, छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो इतना समझ में है। लेकिन कौन सी कोड होगी, जो डायमीटर ए बी के परपेंडिकुलर होगी। यदि मान लीजिए अपन ये वाली कोड ले लेते हैं, ये वाली कोड ले लेते हैं तो हो सकता है ये इसके बराबर हो या ना भी हो सकती है। तो डायमीटर के परपेंडिकुलर वाली जो कोड होगी वो ही क्या होंगी, डायमीटर से क्या होती है, छोटी होती हैं। और डायमीटर इसके बराबर कब हो जाती हैं, जब वो कोइंसाइड कर लेती हैं। अच्छा, तो अपन ने क्या देखा कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए रेडियस। हाँ अच्छा, यदि डायमीटर से छोटी होती है तो अपन क्या ले सकते हैं, इसका हाफ भी ले सकते हैं। तो हाफ में भी वही रिलेशनशिप लागू होगा, यानी कि डायमीटर का हाफ यानी जो रेडियस है हाफ लेंथ ऑफ द कोड यानी पी क्यू जो होती है उससे बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है। तो अपन क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं यहाँ पर, आर की जो वैल्यू होगी या तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑलवेज पी क्यू। चाहे ये पी क्यू इधर वाला पोर्शन भी हो सकता है, यहाँ से पी डैश और क्यू डैश हो सकता है। इसकी जो लेंथ होगी इससे क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब अपन को इस वाले रिलेशनशिप पे इनइक्वलिटी चाहिए थी, वो इनइक्वलिटी यहाँ से मिल चुकी है। अब अपन को आर को एक्स और वाई के टर्म्स में इस फॉर्म में लिखना है और पी को जो वैल्यू होती है, पी के वाले की जो लेंथ होती है, इस पी वाली जो लेंथ को अपन को एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से अपन को एक चीज़ पता चली है, एक नई चीज़ पता चली है कि जो रेडियस होती है हमेशा हाफ लेंथ ऑफ द कोड से क्या होगी, बड़ी होगी। ये इक्वलिटी प्राप्त करने के बाद, ये इक्वलिटी फाइंड आउट करने के बाद अपन क्या करते हैं कि इनकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं। दिस इज नेक्स्ट पेज आवर। हम इसको प्रूव करने के लिए हाफ सर्किल लेते हैं, हाफ पार्ट ले लेते हैं सर्किल का। ये अपना वही, ये भी डायमीटर था, ये उससे अपना रेडियस था, ये पी पॉइंट था और ये क्या होगी, हाफ लेंथ ऑफ द कोड होगी। अपन क्या करते हैं कि इस पी वाले पॉइंट को इस डायमीटर ए बी के एंड 2 पॉइंट है ए और बी, इससे ज्वाइन करते हैं।
जैसे ही अपन ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अपन को ट्राइंगल प्राप्त होता है, ट्राइंगल ABC। सेम लाइक यदि अपन डी पॉइंट लेते हैं उसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए अपन जब ज्योमेट्री से इस थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं तो अपन कुछ ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स यूज करेंगे जो अपन 9th 10th क्लास में पढ़े होगा। बार बार ज्योमेट्री वाले चैप्टर में बहुत बार उनका यूज होता है, और काफ़ी बार जब तक जो +2 क्लास लेवल होती है, जो इंजीनियरिंग की क्लासें होती हैं, वह भी उनका यूजेज होता है। वो ज्योमेट्री क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल थ्योरम द एंगल विच इज मेड बाय ए डायामीटर ऑफ ए सर्किल ऑन इट्स सरकमफरेंस एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज बी 90 डिग्री π/2 रेडियन। ये 90 डिग्री होगा, या इसी को रेडियन में π/2 बोल देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो P पॉइंट है उस पॉइंट पर सरकमफ्रेंस पर है, इस ये जो सरकमफ्रेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पर इस डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल कौन सा है, एंगल APB। एंगल APB क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चाहे किसी पॉइंट यहाँ पर D पॉइंट भी ले सकते हैं, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, डायमीटर से बना हुआ एंगल का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है कोई भी, इट इज़ सर्किल, या अपना सेंटर है, ये कोई भी डायमीटर ले लिया, तो इस डायमीटर के द्वारा किस कहीं पर भी आप एंगल बना दीजिए, ये सब के सब कैसे एंगल होंगे, 90 डिग्री होंगे। ऑलवेज क्या होंगे, 90 डिग्री। यानी ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो याद रखिए कि जब भी अपन हाफ सर्किल में डायमीटर का एंगल बनाते हैं, सरकमफ्रेंस पर पॉइंट होना चाहिए, और उन दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, उस पॉइंट से ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर एक एंगल बनेगा, और वो एंगल हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये इस थ्योरम का मतलब है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि एंगल APB = 90 डिग्री, सेम लाइक एंगल ADP = 90 डिग्री। इस 90 डिग्री होने से क्या मतलब हुआ कि इसमें से अपन एक ट्राइंगल निकाल लेते हैं APB। यहाँ से ये अपना पी की अपनी हाफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो गया, तो ये जो वाला बड़े वाला एंगल है वो क्या कैसे एंगल हो जाएगा, 90 राइट एंगल हो गया, क्योंकि इसका एक एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री का होता है। और अपन जानते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, तो समकोण राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद थोड़ी दूसरी जियोमेट्रिकल थ्योरम यूज करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, वी कैन सी दैट आवर हाफ कोड PQ इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर AB ऑफ सर्किल या हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी PQ इज परपेंडिकुलर AB। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा कि ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल था, और हमने देखा था जो कोड थी वो डायमीटर AB के परपेंडिकुलर थी। इसका मतलब PQ भी क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये परपेंडिकुलर है तो होगा, तो इसका वाला ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल AQP, और ये वाला जो एंगल है वो भी कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं, कैसे ट्राइंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, क्योंकि इनमें एक एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री का हो गया। एक चीज़ और, जब भी अपन एंगल डिफाइन करते हैं तो जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ होता है उसे हम बीच में रिटर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए इस एंगल का नोमेनक्लेचर करना है अपन को, ABC, तो इस एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ABC या एंगल CBA। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो पॉइंट हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। वो दोनों पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है उसे डिफाइन करने के लिए वो बीच में लिखा जाना होता है। ये तरीका होता है कि जब हम मैथमेटिक्स में किसी एंगल को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि जब वो वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री का हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या होगा, अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट जो साइड होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये वाला जो PQ है इस हाइपोटेनस AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। Now according to the another geometrical theorem,
वो थ्योरम क्या कहती कि व्हेन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, आप समझ चुके होंगे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। फ्रॉम द राइट एंगल कॉर्नर, जो समकोण वाला शीर्ष होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, उस शीर्ष से जब आप अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, अपोजिट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। उस हाइपोटेनस पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो देन वी गेट टू अनदर राइट एंगल ट्राइंगल्स। अभी हमने देखा था कि जैसे एक नंबर दे रखा था, 2 नंबर दे रखे, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे मिले थे अपन को, राइट एंगल ट्राइंगल मिले थे। सो सच दैट कि दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो सिमिलर टू द ओरिजिनल राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कहने का मतलब जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें 2 ट्राइंगल मिलेंगे, वो दोनों के दोनों ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। और वो दोनों के दोनों ट्राइंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं। एंड उनमें से हर एक जो ट्राइंगल होगा, जो ओरिजिनल ट्राइंगल होता है उससे भी क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखा था अपन ने कि ये दोनों ट्राइंगल थे, यहाँ से अपन परपेंडिकुलर खींचे थे, ये दोनों ट्राइंगल मिले, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो और अभी बता भी देंगे। तो ये दोनों सिमिलर होंगे और इनमें से ये वाला ट्राइंगल इस ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर होगा, ये वाला ट्राइंगल इस ओरिजिनल ट्राइंगल के भी क्या होगा, सिमिलर होगा। इस सिमिलर का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। सिमिलर या इस थ्योरम को अपन देखते हैं, ये वाला अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये वाला ये हो गया। अपन यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री होता है, तो एक ट्राइंगल ये बना, एक दूसरा ट्राइंगल ये बना, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। और ये वाला जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल, ये इस पूरे वाले ट्राइंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि वेन एवर देर आर 2 ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर, तो सिमिलर से मीन्स ये होता है कि उनकी जो रेशियो ऑफ साइड्स हैं, लेकिन साइड्स कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। एक ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड, दूसरे ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड जो होती है उनका रेशियो, एक ट्राइंगल की उससे बड़ी साइड और उस दूसरे ट्राइंगल में भी उससे बड़ी साइड, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, ये रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सपोज अपन यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया BC और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये हो गया PQR। इसकी ये सबसे बड़ी भुजा, उससे छोटी साइड ये और सबसे छोटी साइड ये है, सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि सबसे छोटी AC, यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है, PR, इज इक्वल टू उससे बड़ी साइड कौन सी है, BC, यहाँ पे उससे बड़ी साइड कौन सी है, RQ, इज इक्वल टू सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है, AB, और सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है, ABD। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। यदि अपन सिमिलर को रेशियो लेते हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यदि एक रेशियो में जो साइड जिस ट्राइंगल के ले रहे हैं, सभी रेशियो में ऊपर वाली जो साइड्स होती हैं उसी ट्राइंगल की होनी चाहिए। जैसे AC इसी का पार्ट है, BC भी यहाँ पे इसी का पार्ट है और AB भी यहाँ पे इसी का पार्ट है। तो इसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी वाले कॉन्सेप्ट को अपन इस राइट एंगल वाले केस में भी अपन यूज करेंगे। और उसका यूज यहाँ पे देखिए, ये था अपना थोड़ा सा। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेकर के चलते हैं, एक ट्राइंगल BQP, एक ये वाला ट्राइंगल लेकर के चलते हैं और एक ओरिजिनल वाला ट्राइंगल लेकर के चलते हैं, ट्राइंगल APB। अपन क्या डेफिनेशन के अनुसार जो सिमिलरिटी की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या राइट कर सकते हैं। देखिए इनमें से आप 2 वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो, इस 2 वाले ट्राइंगल से भी सेम ही आंसर आपको मिलेंगे। अपन मान लीजिए अपन ट्राइंगल 1 और ये पूरा ओरिजिनल ट्राइंगल लेकर के चलते हैं। अब साइड देखिए PB वाली जो साइड है, इस वाले ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेनस। इस वाले ट्राइंगल का क्या है, सबसे बड़ी साइड है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली, तो उसने अपना PB लिख दिया। अब इस वाले ट्राइंगल और ओरिजिनल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, AB, तो अपन AB लिख दिया, इज इक्वल टू PQ। इस वाले साइड जो होती है वो PQ है,
पी क्यू का मतलब यानी कि सबसे छोटा एंगल या हाइपोटेनस से छोटी लेंथ, तो उसके सामने वाला एंगल क्या है, पी क्यू है। इसमें भी देखते हैं अपन सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये है, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी पी ए। तो क्या होना चाहिए, पी क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू जो बची हुई साइड क्या है, यहाँ पे क्यू बी है और इस वाली साइड बची हुई साइड कैसी है, बी पी या पी बी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तीन रिलेशनशिप अपन को मिल चुके हैं, तीन रिलेशनशिप अपन को इन दोनों में फर्स्ट रिलेशन मिला, इन दोनों में सेकंड रिलेशन और ये तीसरा रिलेशन हो गया। इनमें से वो रिलेशनशिप अपन को पुट का लेना है जिसमें दो साइड सेम है। कौन सा रिलेशनशिप लेना है जिसमें दो साइड सेम है। यहाँ पर देखते हैं कि सब के सब अलग है, यहाँ पे पी बी है, ए पी है, पी क्यू ए पी, इन दोनों में भी सब के सब क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों में अपन देखते हैं कि पी बी, ए बी, क्यू बी और पी बी या बी क्यू। तो इस वाले रिलेशनशिप को अपन लेकर के चलते हैं उस हाफ लेंथ ऑफ द कोड निकालने के लिए। अपना एम क्या होना चाहिए कि जो हाफ लेंथ ऑफ कोड थी, यानी अपन पी क्यू की लेंथ निकालेंगे इसकी मदद से। तो ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन पी बी। इस रिलेशनशिप को अपन देखते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी बी मल्टीप्लाई पी बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई क्यू बी। इस इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आफ्टर दैट वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए ए बी को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्री की जो मीन डिफाइन करेंगे वो एक्स और वाई में आने चाहिए। तो अपन ए बी की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, ए क्यू प्लस क्यू बी। कैसे हुआ, ये पूरा अपना ए बी का डायमीटर था, इस डायमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। तो इस वाली लेंथ को अपन ए क्यू और ये वाली लेंथ क्यू बी होगी, इन दोनों का सम इस डायमीटर के बराबर होगा, यानी इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए बी इंटू क्यू बी, क्योंकि पिछले वाले रिलेशनशिप में अपन ने देखा था कि यहाँ से कितना ए बी इंटू क्यू बी था। यहाँ से रिलेशनशिप अपन देख सकते हैं ए बी इंटू क्यू बी था। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई क्यू बी इज इक्वल टू फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला रिलेशनशिप है वहाँ से ए बी की वैल्यू पुट कर दी, ए क्यू प्लस क्यू बी मल्टीप्लाई क्यू बी। तो ए बी मल्टीप्लाई क्यू बी इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा तो ए क्यू इंटू क्यू बी हो गया, क्यू बी स्क्वायर हो गया। इसे अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू बी, अपन पिछले वाला जो पेज पे जाते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्योंकि हमें तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे ना कैसे अपन को रिलेशनशिप में पी क्यू लेकर के आना है। इस पी क्यू को लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। आप बहुत बार यूज कर चुके हो गया पाइथागोरस थ्योरम्स को, कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर ये इधर चला जाएगा, तो पी बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर को इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 वाली जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, इसे 1 नाम देता, तो पी बी स्क्वायर बराबर ए बी मल्टीप्लाई क्यू बी इस इक्वेशन। और सेकंड वाली जो इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू बी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से पुट कर दी, यहाँ पे पुट की ए क्यू प्लस क्यू बी स्क्वायर हो गया। इस क्यू बी स्क्वायर को हम इधर लेकर के आते हैं, तो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू मल्टीप्लाई क्यू बी। देखिए ए क्यू भी आ गया अपन रिलेशनशिप में, क्यू बी भी आ गया रिलेशनशिप में, तो इन दोनों को तो अपन को रिप्लेस नहीं करना। यहाँ पे देखते हैं पी बी आ रहा है, क्यू बी आ रहा है, अपन को पी की वैल्यू लेंथ निकालनी थी, तो यहाँ से जो पाइथागोरस थ्योरम अपने यूज की थी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से अपन इनकी जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू स्क्वायर।
तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू मल्टीप्लाई क्यू बी। अपन ने फर्स्ट में एज्यूम किया था कि ए क्यू की जो लेंथ थी वो क्या एज्यूम की थी अपन ने, एक्स, और क्यू बी की जो लेंथ थी वो अपन ने एज्यूम की थी वाई। तो पी क्यू की इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने, ए क्यू मल्टीप्लाई क्यू बी। देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, बट यहाँ पर अपन माइनस वालों को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि पी क्यू एक लेंथ है और लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ए क्यू की वैल्यू पुट की एक्स, क्यू बी की वैल्यू पुट की वाई, और ये क्या होगा, अंडर रूट हो गया। तो पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स एंड वाई। तो यहाँ से अपन एक देख सकते हैं कि पी क्यू की जो लेंथ है एक्स और वाई का क्या है, जियोमेट्रिक मीन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई किया हो उस मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट हो तो अपन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसे क्या बोल देते हैं, जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य बोल देते हैं। तो अपन को जियोमेट्रिक मीन तो मिल गया उस लेंथ से। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रेडियस डिफाइन करते हैं अपन। रेडियस क्या होती है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई टू, यानी डायमीटर का जब हाफ लेते हैं तो रेडियस के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे रेडियस कितनी थी अपनी, इसमें देखिए रेडियस ओ सी थी, डायमीटर ए बी था, तो ए बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ से अपने यही क्या है, ए बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ओ सी। ए बी को अपन ने क्या लिखा था, ए क्यू प्लस क्यू बी लिखा था, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी ए क्यू प्लस क्यू बी। तो कितना हो गया, ए क्यू प्लस क्यू बी डिवाइड बाई टू। तो ओ सी, तो ओ सी की वैल्यू कितनी, ए क्यू प्लस क्यू बी डिवाइड बाई टू, तो ओ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू हो गया। इट इज़ नोन दैट, तो एक्स ए क्यू की वैल्यू एक्स थी, क्यू बी की वैल्यू वाई थी, और आपने पहले रिलेशनशिप में जहाँ इनइक्वलिटी निकाली थी अपन क्या निकालती थी, रेडियस इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ द कोड हो गया। तो ओ सी की वैल्यू एक्स प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रूट एक्स वाई हो गया। इसको अपन क्या लिखे थे, एक्स और वाई का ए एम, और यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी एम हो गया। तो ये तो अपनी थ्योरम थी जो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो है ना मज़ेदार चीज़, ज्योमेट्रिकल मेथड से अपन इस थ्योरम को कैसे हम प्रूव कर सकते, कुछ ना किया, फर्स्ट आपने सर्किल से ऑब्जर्वेशन के बेस पर अपन ने इनइक्वलिटी का रिलेशनशिप निकाला। वहाँ से अपन को दो लेंथ चाहिए थी, एक रेडियस और हाफ लेंथ ऑफ द कोड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। उसको करने के लिए अपने बेसिक जियोमेट्रिकल थ्योरम्स का यूज किया, जैसे हाफ एंगल और ट्रायंगल था, वहाँ पर 90 डिग्री उसे अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो अपन को ट्रायंगल मिल गई, उन ट्रायंगल की सिमिलरिटी थ्योरम अपने यूज की और अपने रिलेशनशिप मिला, उन रिलेशनशिप को सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करके अपन को जो पी क्यू जो हाफ लेंथ ऑफ द कोड को एक्स तथा वाई के टर्म्स में निकाला और रेडियस को एक्स और वाई टर्म्स में यूज किया, और दोनों की इनइक्वलिटी का रिलेशनशिप यूज करके हम इस थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे अपन ये भी देख सकते हैं कि हाफ लेंथ ऑफ द कोड कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इसके परपेंडिकुलर वाला जो डायमीटर उसके सेगमेंट दे रखे होते हैं। तो जब ये हाफ लेंथ ऑफ द कोड निकालनी हो तो उसके जो सेगमेंट आएंगे उनको मल्टीप्लाई करो, उनका अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि उन दोनों का जियोमेट्रिक मीन ले लीजिए, तो अपन को हाफ लेंथ ऑफ द कोड मिल जाएगी। जब अपन को फुल कोड लेंथ निकालनी हो तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो है ना मज़ेदार जियोमेट्रिकल मेथड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।